हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी मई 24 एग्जाम की प्रिपरेशन। सर, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मई 24 के लिए ग्रुप वन का एलडीआर हमारे एप्लीकेशन में लॉन्च हो चुका है, जो कि नॉमिनल प्राइस में है। आप ग्रुप वन का सॉफ्ट कॉपी एट द रेट 249 में परचेज कर सकते हो, अदरवाइज इंडिविजुअल एलडीआर 99 रुपीज़ मिल जाएगा, जो आपको ईमेल पे प्रोवाइड हो जाएगा हमारे टीम के द्वारा। सर, हार्ड कॉपी का भी ऑप्शन है, जिनके सिटी में प्रिंटिंग नहीं अवेलेबल है या थोड़ा प्रिंटिंग कॉस्टली है, वो एलडीआर को 999 एंड अभी डिस्काउंट लगे 949 में परचेस कर सकते हैं। विद इन 5 डेज आपको एलडीआर आपके डोर स्टेप पे आ जाएगा। 949 में इंक्लूसिव ऑल चार्जेस, डिलीवरी एंड ऑल सब कुछ रहेगा, तो टेंशन नहीं है, आपके पास एलडीआर आपको आ जाएगा। 5 दिन में हम आपको फॉलोअप भी ले लेंगे। सर, एलडीआर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया था, इस बार एलडीआर क्वेश्चन बैंक के साथ साथ आपको एलडीआर वीडियोस भी प्रोवाइड होंगे, जैसा कि आईडीटी वीडियो रवि शेखर सर एंड डीटी वीडियो सी हरविंदर सिंह सर उसको कंटिन्यू करेंगे, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर एग्जाम में यहाँ पे मोर देन 50% का मार्क्स डायरेक्ट आ जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ सीए फाइनल में पास करना है तो कॉन्सेप्ट आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए एंड लास्ट 1.5 डेज में आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, जहाँ पे डिटेल एनालिसिस करके मैंने सारे क्वेश्चन निकाले हैं। इस बार मैंने एएफएम हो गया, ऑडिट हो गया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डाले। एएफएम में तो अभी एमसीक्यू नहीं मिल रहा होगा आपको वहीं पे, बट मैंने यहाँ पे एमसीक्यू पुट किया हुआ है, तो प्रैक्टिस पर्पज के काफ़ी अच्छा होगा। एंड जो मेंटरशिप स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं आफ्टर रिजल्ट बैच, जो कि हमारा 5 दिन के अंदर, रिजल्ट से 5 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो जाएगा उसका, तो उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं, जिसकी बैच फीस 5000 है बोथ ग्रुप्स के लिए, जो सेम एज प्रीवियस बैच था, एंड 3500 फॉर सिंगल ग्रुप है। ठीक है, बैच बहुत अच्छा रहेगा, कॉम्पिटिटिव रहता है, एंड स्टार्टिंग 50 स्टूडेंट्स को 10% का डिस्काउंट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं। अदरवाइज रिजल्ट का वेट करना आप कर सकते हैं, अदरवाइज इनरोल करना सकते हैं। इफ़ यू आर इन 50 स्टूडेंट्स, देन आपको वो डिस्काउंट कूपन हमारी टीम चैट बॉक्स में दे देगी। अब सर, चलो ये सब बातें हो गई। अब बात करते हैं सर इस वीडियो में क्या है। इस वीडियो में आपको एक चैप्टर लेने वाला हूँ, जो ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स आपको वीकली बेसिस पे मिल जाएंगे, एंड जो नया चैप्टर भी आईसी ने ऐड किया उसके भी एलडीआर डिस्कशन मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो ये बुक जाके आप ले लो एंड स्टार्ट हो जाओ मेरे साथ एलडीआर डिस्कशन में। लास्ट 1.5 डेज में बस इस बुक को रट लेना सर। 33 मार्क्स का इस बार भी नवंबर 23 के एलडीआर में आया था। डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट की बात नहीं करता हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत होते हैं, बट डायरेक्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी वाला जो होता है वो 33 मार्क्स तक का था एलडीआर से, आउट ऑफ 70, बिकॉज 30 मार्क्स का एमसीक्यू होता है। तो एमसीक्यू कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर आया था, मैंने 4-5 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट डाल देता हूँ। अब सुनो, ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक अकाउंटिंग, टोटल 8-9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। कुछ मेमोरी टेक्निक्स मैं दूंगा जिसको आपको याद करना होगा, एंड याद रह गया तो एग्जाम में डायरेक्ट लिख के आ सकते हो। ठीक है, चलो सर, सबसे पहले इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट बात करते हैं। नाउ, इन्वेस्टिगेशन तो आपने सुना होगा, लॉ वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन की सबसे पहले होता है सॉफ्टवेयर में इंक्वायरी। अब सर वो रेलवे वाला इंक्वायरी नहीं, ठीक है, आई वाला। तो इंक्वायरी क्या होता है, सपोज मान लो आपने कोई रिटर्न फाइल किया एंड मुझे लगा कि यहाँ पे पेबल का अमाउंट गलत है, रिसीवल थोड़ा आपने ओवर वैल्यू किया हुआ है, तो मैं एक इंक्वायरी करूंगा, एक नोटिस भेज के कि रिप्लाई करो। अगर इंक्वायरी नहीं आपने बताया, नोटिस नहीं रिप्लाई किया, तो मैं करूंगा सेकंड स्टेप में अपना इंस्पेक्शन, कि मैं आऊंगा आपके बुक्स और अकाउंट चेक करूंगा। अब मुझे कुछ सस्पेक्ट लग रहा है, कि सस्पिशियस लग रहा है कि नहीं, अब तो मुझे लगता है कि भाई साहब पता करना पड़ेगा यहाँ पे चल क्या रहा है, कुछ ना कुछ घोटाला है। तो मुझे फ्रॉड का कुछ नहीं है, वो खुशबू आ जाता है कि हाँ यार यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, तो बस उस चीज को लेके मैं अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करूँ। इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा रिजिड एंड थोड़ा सा हार्श होता है, इसलिए लास्ट वो इन्वेस्टिगेशन होता है कि हाँ अब तो कंफर्म है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अब करते हैं इन्वेस्टिगेशन, अब करते हैं अच्छे से पूछताछ, अब बुक्स और अकाउंट को हम सीज भी कर लेंगे जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो लॉ का थोड़ा लिंकेज आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो सर ड्यू डिलिजेंस क्या होता है, एग्जाम्पल देता हूं। स्टार्टअप में भी आपने ये पढ़ा होगा, वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा लगाने से पहले डील स्ट्रक्चरिंग प्रोसेस करते हैं, कि भाई पता करो कि किस कंपनी में पैसा लगाना ज्यादा अच्छा है। तो सिंपल सी वही बात है, ड्यू डिलिजेंस मतलब क्या हुआ, आपको किसी के साथ संबंध बनाना है। ठीक है, रिलेशनशिप की बात करता हूँ सर, रिलेशनशिप मत करो अभी बात, ठीक है, अभी एग्जाम खत्म हुए हैं, रिजल्ट का टेंशन है, मई 24 एग्जाम आ रहा है उसका टेंशन है, ठीक है, नहीं करते हैं। बिजनेस रिलेशनशिप को आगे मैं बिजनेस वर्ड लगा देता हूँ। तो बिजनेस रिलेशनशिप की बात करें तो मान लो आपको लगाना है सपोज 2 करोड़ रुपया कहीं पे, ठीक है, चलो आईपीओ कर ले। अभी एग्जाम बहुत से क्वेश्चन आईज ने 1-2 नए क्वेश्चन डाले हैं, तो उसको भी देखेंगे। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, आप सबसे पहले करोगे ड्यू डिलिजेंस। सर ड्यू डिलिजेंस मतलब क्या होता है, एग्जामिन करना उस कॉन्ट्रैक्ट में जाने से पहले। क्या बोल रहा हूं मैं, उस कॉन्ट्रैक्ट में जाने से पहले एग्जामिन करना कि ये मेरे लिए कितना फ्रूटफुल होने वाला है। ठीक है, अभी क्वेश्चन है कि पार्टनरशिप, मान लो किसी के साथ पार्टनरशिप में ज्वाइन होने वाला, आपको बोला कि 2 पार्टनर ए बी ने आ जाओ सी, आप हमारे साथ ज्वाइन कर लो। तो अब सी सोचेगा भाई ठीक है मैं लगा तो रहा हूं पैसा, कैपिटल तो लगाना पड़ेगा, बट ये मेरे लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट कितना फ्रूटफुल होने वाला है। तो अब मैं क्या करूंगा, ड्यू डिलीजेंस। सर ड्यू डिलीजेंस कौन कर सकता है, सर कोई भी कर सकता है, चार्टेड नॉन चार्टेड कोई भी कर सकता है, बस उसको उस फील्ड का डिटेल नॉलेज होना चाहिए। तो आप जैसे मैं अगर किसी को एज अ ड्यू डिलीजेंस के लिए हायर करने वाला हूं, तो मैं देखूंगा ना कि एज अ स्पेशलिस्ट किस में है।
तो वो जाके वहां पे ड्यू डिलिजेंस करेगा, एग्जामिनेशन करेगा बिफोर एंटरिंग इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट या एनी एग्रीमेंट। ठीक है, तो सिंपल यहां तक समझ आया कि पैसा लगाने से पहले आपको समझना पड़ेगा, ड्यू डिलिजेंस करना। कहते नहीं बहुत भारी भरकम वर्ड आप मार्केट में सुनते हो, ड्यू डिलिजेंस करके वही करना है। जो भी क्लासेस लेने से पहले आपके सीनियर बोलते हैं भाई साहब तुम ड्यू डिलिजेंस कर लेना, मतलब खुद से रिसर्च ये सब कर लो कि कौन सा सही है, किस में क्या है, किस कौन कॉस्ट इफेक्टिव होगा। जैसे स्टूडेंट बोलते हैं सर हम इंटर्नशिप लेने से पहले ड्यू डिलिजेंस करते हैं, तो हाँ वही चीज़ है, ड्यू डिलिजेंस करके आना। मैं तो बोलता हूँ कि तुम जाओ अच्छे से ड्यू डिलिजेंस करके आओ, अगर इस प्राइस में कहीं मिल रहा है तो ज्वाइन करो, और बेटरमेंट के लिए है। अगर बच्चा खुद का अपना टारगेट्स कर पा रहा है, खुद को अब एक स्टडी कंसिस्टेंट कर पा रहा है, तो उसको कोई मेंटरशिप की जरूरत नहीं है। बट हाँ अगर कहीं लैग कर रहे हो, टेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, चलो, लेकिन हाँ अपना कमिटमेंट पूरा देना पड़ेगा तभी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचोगे आ जाओगे और 100% पास हो, नहीं। कमिटमेंट अगर दोनों साइड से, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो मिल गया, हम अपन बहुत अच्छा एग्जाम को प्रिपेयर करने वाले हैं। मई 24 तो काफी सही होने वाला है। आज अब क्वेश्चन लेते हैं हम। सबसे पहले मैं अपने हिसाब से स्टार्ट करता हूँ लिंकेज को, कि टोटल क्वेश्चन मैं डील करूंगा। एन अमेरिकन कंपनी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल गैसेस। ठीक है, एक अमेरिकन कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल गैसेस में इंगेज है। ठीक है, बनाती है एंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। वो इंटरेस्टेड क्या है, एक इंडियन कंपनी को एक्वायर करने के लिए। ठीक है, जिसका मार्केट शेयर कितना है, 65%। जो इंडियन कंपनी है उसका 65% मार्केट शेयर है। मतलब सिंपल सी बात है, बाहर कंपनी को इंडिया में दबदबा बनाना है ना, तो भाई साहब या तो खुद दबदबा बना लो या किस कंपनी को पकड़ लो जिसका ऑलरेडी 50% ज्यादा मार्केट शेयर है, तो ईजी हो जाता है दबदबा बनाना। तो वही अमेरिकन कंपनी वही दिमाग लगा रही है। अब बोल रही है कि भाई साहब एक काम करो, अब वो एक ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट चाहती है कि इंडियन कंपनी का, कि ठीक है हम पैसा लगा रहे हैं इसमें 65% तो है, क्या फेक तो नहीं है 65%? क्या सिर्फ रुझाने के लिए तो नहीं 65% बता दिया गया कि पता चला इसका मार्केट शेयर ही 15% है? तो वो क्या कर रही है, वो ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट करना चाहती है उस इंडियन कंपनी का। तो बताओ भाई, लिस्ट आउट द कंटेंट्स ऑफ योर ड्यू डिलिजेंस रिव्यू रिपोर्ट। अब मान लो ऐसा आपको कोई ड्यू डिलिजेंस के लिए हायर किया गया, तो बता रहा है कि आप एक ड्यू डिलिजेंस रिव्यू रिपोर्ट में आप उस यूएसए बेस्ड क्लाइंट को क्या क्या सबमिट करोगे, क्या क्या आप उस चीज को निकाल के दोगे उस इंडियन कंपनी के लिए। सर सिंपल सी बात है ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको एक मेमोरी टेक्निक से याद करते हैं। अब देखो अंदर कंटेंट्स बहुत है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अब सर इसको मेमोरी टेक्निक से याद करते हैं। सीए बॉस, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बॉस है, वो फ्यूचर को देख के सजेशन देगा। क्या बोल रहा हूं मैं, सीए बॉस फ्यूचर को देख के सजेशन देगा। अब भाई चार्टर्ड है तो बॉस, ठीक है। अब क्या बोल रहा हूं मैं, फ्यूचर मतलब प्रोजेक्शन के बेसिस पे क्या देगा, सजेशंस देगा। अब सुनो सुनो सुनो, सबसे पहले आपको कुछ है ना कॉमन पॉइंट्स तो आपको याद रखने हैं ड्यू डिलिजेंस को लेके, कुछ कॉमन पॉइंट, इसको तो हम डिस्कस करेंगे। कॉमन पॉइंट्स तो आपको आंख बंद करके याद होना चाहिए कि सबसे पहले सर क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन। अगर आप किसी का रिपोर्ट बनाते हो तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हो नहीं करते हो? अरे सबने अपना मुझे आर्टिकलशिप में प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो बनाया होगा, तो क्या करते हो, डायरेक्ट आगे फाइनेंशियल P&L बैलेंस शीट नहीं, सबसे पहले आप क्या करते हो, इंट्रोडक्शन। कि यार ये कंपनी है, इंडियन कंपनी है, इसका मान लो इसके ब्रांचेस कहां कहां पे हैं, ठीक है, इसके ब्रांचेस कहां कहां पे, सब्सिडरी कोई बाहर भी इसका है या नहीं है, ठीक है, इसका पैन क्या है, पैन कार्ड नंबर क्या है, इसके डायरेक्टर्स क्या है, तो इसके रिगार्डिंग क्या करोगे आप, इंट्रोडक्शन दोगे। मैं एग्जीक्यूटिव समरी याद करना नहीं बोल रहा हूं, मैं पहले बोल रहा हूं क्या, आप इंट्रोडक्शन याद करो, इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कंपनी ठीक है। अब सुनो, जो कंपनी जिस कंपनी को एक्वायर करती है ना, सपोज एग्जांपल में अमेरिकन कंपनी इंडियन कंपनी को एक्वायर कर रही है, तो ये जो कंपनी होती है ना, आपने मर्जर एक्विजिशन में पढ़ा होगा, इस कंपनी को बोलते हैं टारगेट कंपनी। कुछ स्वैप रेशियो याद आ रहा है, हाँ वही वाला, ठीक है। तो इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, 1960 स्टैब्लिश्ड है, 1970 स्टैब्लिश्ड है, मतलब अभी तक अपना लेगेसी कंटिन्यू कर पा रहा है, तो काफी अच्छा है। तो उसको इंट्रोडक्शन दो और उसका बैकग्राउंड दो। समझ आ रहा है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है, सुनो, ठीक है। अब सुनो, अब यहां तक तो नॉर्मल है, इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड और टारगेट कंपनी, जिस कंपनी को एक्वायर करते हैं उसको बोलते हैं टारगेट। अब एक सी पे आते हैं, जो सीए बॉस का सी है ना, उसमें कमेंट ऑन लीन। सर लीन मतलब मैंने 50 करोड़ रुपए एक बैंक से लिया एंड मैंने अपना जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है ना उसको गिरवी रख दिया, तो भाई कहीं ना कहीं आपका लोन पार्ट है ना काफी हाई है। जिस दिन कंपनी डूबेगी ना, सब चला जाएगा, कंपनी के एसेट वैसेट सब चले जाएंगे। तो सीए का जो सी है ना, कमेंट वाला काम करता है, कमेंट ऑन लीन। पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। कमेंट्स ऑन प्रॉपर्टीज, टर्म्स ऑफ लीजेस, या कोई ऐसा तो नहीं है कोई अपने इक्विपमेंट लीज पे ले रखा हो, आपका खुद का ना हो, मतलब आपका कहते नहीं है वो पीपी वाला पार्ट में ना हो, ठीक है। लीन इनकम्बरेंसेस, आपने ये सब वर्ड पढ़ा हुआ है, ठीक है। लीन मतलब जब्त हुआ है, आपने पैसा लिया हुआ है, इंटर में लॉ में पढ़ा था, ठीक है सर। फिर सी वाला सी हो गया
अब कोई और सी मत सोचने बैठ जाना, ठीक है। मतलब सीए वाला, सीए बॉस, क्या बोला मैंने, सीए बॉस फ्यूचर को मतलब प्रोजेक्शन को देख के सजेशन देगा। तो सी मतलब क्या होगा, दिमाग में आएगा कमेंट, कमेंट करना है किस पे, कोई प्रॉपर्टी लीन में तो नहीं हो रखी है सर। ए अच्छा है सर। ए क्या आएगा इसमें, असेसमेंट। असेसमेंट किस चीज पे, आपके फाइनेंशियल लायबिलिटी या आपके वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स पे। इस पे क्वेश्चन आता था, अंडर वैल्यूइंग ऑफ एसेट या ओवर वैल्यूइंग, मतलब आपने लाइबिलिटी को अंडर वैल्यू कर दिया, ओवर वैल्यू कर दिया एसेट को, तो उसको असेसमेंट करना है। मतलब मान लो उस इंडियन कंपनी के एसेट साइड में काफी हाई हाई फिगर सब है, ठीक है। डेटर्स 50 करोड़ के है, पीपी आपका 30 करोड़ का है, बट एक्चुअल में वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, बट एक्चुअल में वो ऑब्सोलीट हो चुका है। तो सी ए वाला क्या आपका, असेसमेंट वाला। तो सी ए वाला काम हो गया कि असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज, असेसमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। अब सर बी बॉस, अब आपको बी फॉर बॉस वाला जो हमने आपको ऑलरेडी बैकग्राउंड समझा दिया कि बैकग्राउंड ऑफ टारगेट कंपनी, 3 पॉइंट्स आपको हो गए, 4 नंबर का आएगा एग्जाम में, ठीक है सर। ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, अब आपका मेन मतलब आप जो ड्यू डिलीजेंस कर रहे हो ना, उसका पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको उस अमेरिकन कंपनी ने क्यों हायर किया था एज अ, मान लो सी एस आई में था, उसको अमेरिकन कंपनी ने क्यों हायर किया था, कि भाई पता करो कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले, एक्वायर करने वाले हैं, ये आईपीओ नहीं निकला, हम उसको एक्वायर ही करने वाले अपने साथ। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्वायर करना। तो उसके रिगार्डिंग एक्विजिशन, मर्जर एक्विजिशन समझ लो, बस वही समझ लो, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या हमें चेक करना होगा, वो नेट, जैसे आपको मैं सिंपल समझ लो, ये सुन के ऑब्जेक्टिव सुन के आपको है ना अपना एसएफएम याद आना चाहिए, जो आपकी एएफएम हो चुका है, ठीक है। आपका नेट प्रॉफिट क्या है, आपका पी रेशियो क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, तो उसके रिगार्डिंग आपको अपना ऑब्जेक्टिव को बेसिस लेते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा सर। ऑस सॉरी, ऑस नहीं, एस, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, मतलब आपके कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, कितने मतलब आपने शेयर्स दे रखे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपकी कंपनी में 2 लोग के पास 70% है, एक के पास 30% है, तो ये 30% कभी कोई डिसीजन ले ही नहीं पाएगा। या मान लो 2 लोग के पास 80% है, इसके पास 20% है, तो ओआर ऐसा सब यही 2 लोग पास कर रहे हैं, तो हो सकता है ये 2 लोग मिलकर फ्रॉड मचा रहे हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, ठीक है। तो सी फोर आपको समझ आ गया, ए फोर समझ आ गया, बी फोर आपका बैकग्राउंड हो गया, सी फोर आपका कमेंट ऑन लीन हो गया, ए फोर आपका असेसमेंट ऑन लायबिलिटीज एंड असेसमेंट ऑफ एसेट हो गया, बी फॉर बैकग्राउंड, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव की मर्जर एक्विजिशन के लिए आ रहे हैं, एस फॉर आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न। एंड ये तो एस मेरा फेवरेट था सर, स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस आपको याद होगा, स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी वीकनेस, ठीक है, ये सब आपको याद होगा। तो स्वॉट एनालिसिस बना के दे दो, एक जो बॉक्स बनता था इंटर में ऐसे वाला, SWOT, अच्छा से आपको आता होगा, एज्यूम की आप पढ़ के आए होगे इंटर का, ठीक है। तो बॉस, सीए बॉस, फ्यूचर्स। अब सर प्रोजेक्शंस, अब मान लो आप कहीं पैसा लगाते हो तो आप क्या ये सोच लगाते हो चलो पास्ट में उसने काम किया अच्छा है, नहीं, आप अपना फ्यूचर भी तो सोचते हो कि आप जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो तो अपने, जब बैंक क्या बोलता है आपको कि भाई मुझे 4 साल का प्रोजेक्शन दो, कि 4 साल में ये रेवेन्यू जनरेट कंपनी है या नहीं, ऐसा तो नहीं है लॉस मेकिंग कंपनी हो जाएगी। तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपको उसका मतलब प्रोजेक्शंस बताने पड़ेंगे। देखो स्वॉट एनालिसिस हो गया, कमेंट ऑन फ्यूचर प्रोजेक्शंस, ये भी आपको करना पड़ेगा एज अ ड्यू डिलिजेंस अगर आप करने आ रहे हो उतना, ठीक है। और फ्यूचर को देख के क्या देगा, सजेशंस। और लास्ट में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि भाई साहब सजेशंस ऑन वेज मीन इंक्लूडिंग एफिडेविट एंड इंडेमनिटीज एंड टू बी एग्जीक्यूटेड टू बी कवर्ड। मतलब अगर आपको लग रहा है कि नहीं कि आप एक अमेरिकन कंपनी एक काम करो, एक एफिडेविट बना लो कि इस पार्ट में आपका इतना शेयर होगा, इस पार्ट में आपका इतना शेयर होगा, या कुछ लॉस हो गया तो इसके रिगार्डिंग इंडेमनिफायर कौन होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क है। तो अगर आपने इतना पॉइंट लिख देना सर, CABOSS 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट भी लिख दिया ना अपने कंटेंट ऑफ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट में, 4 में 4 मिल जाएगा, देता है ऐसे ही देता है। अगर इसमें डायरेक्ट लिखा, अब कुछ भी बना के आप लिख रहे हो तो फिर मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी में डील कर लिया। अदरवाइज इसके अलावा कोई पॉइंट याद करना है तो नेटवर्थ देख लेना, नेटवर्थ वही टोटल एसेट माइनस आपकी लायबिलिटी वाली हो गई, या इक्विटी साइड का टोटल हो गया, ठीक है। टैक्सेशन देखना होगा, आप टैक्सेशन देख लेना, तो एक रफ रीडिंग लगा लेना, आपको याद होगा। बट ये सीए बॉस फ्यूचर को देख के सजेशन देगा, आपको याद होना चाहिए, ठीक है सर। तीसरा देखते हैं पीबी लिमिटेड इंटर इनटू अ डील विथ एसबी लिमिटेड। पीबी लिमिटेड क्या हो गया, एसबी लिमिटेड के साथ एक डील में इंटर हुआ फॉर बाइंग इट्स बिजनेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वुडन प्रोडक्ट्स गुड्स। पीबी लिमिटेड हैज अपॉइंटेड यू फॉर्म फॉर कनेक्टिंग ड्यू डिलिजेंस रिव्यू। मतलब पीबी लिमिटेड अब आपको एज अ ड्यू डिलिजेंस रिव्यूअर आपको हायर कर रहा है कि दे वांट टू नो द कैश जनरेटिंग एबिलिटीज ऑफ एसबी लिमिटेड। भाई इसका जो कैश जनरेटिंग एबिलिटीज है ना, उसके बारे में बताओ कि भाई ये कैश भी जनरेट कर पाता है नहीं कर पाता है क्या। अब देखो इसका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में बहुत बार भी पूछा जाता है,
एंड ये मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम्स आरटीपी एमटीपी में घुमा है। अगर इस क्वेश्चन में मुझे टॉप प्रायोरिटी रखना है तो मैं इस क्वेश्चन को टॉप प्रायोरिटी रखूँ, काफ़ी अच्छे 4 पॉइंट्स है तो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि विल एबल टू मीट द कैश रिक्वायरमेंट। क्या मान लो कुछ कल कोई आता है आपका ट्रेड टेबल क्रिएटर बोलता है ठकठकाता है मुझे 5,000 रुपये चाहिए, आपका बैलेंस है खड़ा था, तो आप क्या दे पाते हो उसको? यस, दे पाते हो नहीं, आपको ये सब जानना जरूरी है। ऐसा तो नहीं कि बैंक का पैसा बचा के बैठे हुए हो, डाइजेस्ट कर लिया अपने बैंक के पैसे को और अब दे भी नहीं पा रहे हो, तो मतलब कैश जनरेट जो आपका एबिलिटी है ना वो काफी कम है। ठीक है, तो सुनो सिंपल सी बात है, कैश जनरेटिंग बारे में समझना है तो देखो, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ एसबी लिमिटेड, ये वाला जो एसबी लिमिटेड है, विल एबल टू मीट द कैश रिक्वायरमेंट इंटरनली, वन इज रिक्वायर्ड टू वेरीफाई। क्या क्या चेक करना पड़ेगा? सुनो, इज द कंपनी एबल टू ऑनर इट्स कमिटमेंट टू इट्स ट्रेड पेबल। भाई ट्रेड पेबल को बोला था कि 2 महीने के बाद पैसा दे देंगे, तो क्या 2 महीने बाद पैसा मिला? क्या बैंक को पैसा मिला? ठीक है, क्या गवर्नमेंट को टैक्सेस मिले? अदर स्टेक होल्डर जो आपके जो क्रेडिट साइड में और रखे पड़े ड्यू, मतलब डिवेंचर वाले को इंटरेस्ट ये सब हुआ, क्या ये सब मिला? मतलब आप अपने सपोज मान लो ना, आपके घर कोई भी, आपने किसी से पैसा लिया, आपके घर कोई पैसा मांगने आ रहा है, आपसे बोलो कल आना, तारीख पे तारीख दे रहे हो, कल आना कल आना कल आना, अरे ट्रेड पेबल आपका घुसा रहा है। तभी दिखाया था आपको एजिंग रिपोर्ट मांगा था, डेटर का भी क्रेडिटर का भी, कि आपका कितना दिन जा रहा है। एमएसएमई में ये सब चीज आ चुका है। ठीक है, तो वही चीज है कि आप अपने कमिटमेंट के रिगार्डिंग कितना सक्षम हो, कि आपने ट्रेड पेबल को पैसा दिया कि नहीं दिया, बैंक को पैसा दिया कि नहीं दिया, गवर्नमेंट को टैक्सेस भरे कि नहीं भरे। अगर ये सब नहीं कर पा रहे तो भाई हम पैसा क्यों लगा रहे हैं? तुम्हारा तो कैश जनरेटिंग एबिलिटी नहीं है, बिकॉज तुम्हारे पास पैसा आ ही नहीं रहा है, तो पैसा जाएगा कहां? सिंपल सी बात है। दूसरा, हाउ वेल इज द कंपनी एबल टू कन्वर्ट इट ट्रेड रिसीवर्स और इन्वेंट्री। सर 1 साल हो गया, मिस्टर डी ने 2 करोड़ रुपया नहीं दिया। सर 2 साल हो गया, मिस्टर डी ने 2 करोड़ रुपया नहीं दिया। अरे भाई कब निकालोगे, रिकवरी कब करोगे? इससे अच्छा तुम फैक्टर को बेच देते हैं। इन्वेंट्री तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक उतना ही का उतना ही रखा हुआ है, मतलब तुम्हारे लिए तो एसेट ही हुआ ना, बट तुम इस एसेट को कैश में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो। मतलब तुम्हारे में वो एबिलिटी नहीं है कि तुमने ट्रेड पेबल से पैसा निकाल पा रहे हो और कैश जनरेट कर पा रहे हो। तब निकालोगे तब तो कमिटमेंट्स को भरोगे। ठीक है, तो कितने अच्छे तरीके से आप अपने ट्रेड रिसीवर्स से पैसा निकाल पा रहे हो, डेटर एजिंग कितने अच्छे तरीके से बना हुआ है, आपने मॉनिटरिंग किया कि नहीं किया। जैसे आप देखते होगे कि लेस देन 2 मंथ्स, ठीक है, एंड 3 मंथ्स, फिर 3 मंथ से 6 मंथ डेटर का आपका ऐसे ऐसे टेबल बनाते हो, तो इससे ये पता चलता है ना मॉनिटरिंग के लिए कि आप डेटर से पैसा निकाल पा रहे हो नहीं निकाल पा रहे हो। सर थर्ड, हाउ वेल द कंपनी डिप्लॉयड्स फंड। ठीक है, आप रेवेन्यू से 10 करोड़ कमाते हो, नाउ इस 10 करोड़ का क्या करते हो? सर 10 करोड़ का पार्टी वार्टी करके उड़ा देते हैं। अरे नहीं, 10 करोड़ का करते क्या एक्चुअली में बताना पड़ेगा कि अपने फंड्स को किस वे में यूटिलाइज करते हो। सर 10 करोड़ में एक आदमी क्या करता है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है, एक आदमी जाके अपना कार लेता है, जबकि मे भी कहते नहीं है कि एक एग्जांपल होता है कि चलो 2 आदमी के पास कुछ नहीं है, एक को 10 करोड़ दिया, एक को 10 करोड़ दिया, 2 महीने बाद पता चलता है वो 10 का 0 कर रहा है, उसने 10 का 11 करोड़ कर दिया, तो भाई मैं इस पे लगाऊंगा पैसे 10 का 11 वाले पे। ठीक है, अब देखो ये डिपेंड टू केसेस, अगर नीड्स है तो ठीक है 10 उस पर भी ठीक है, बट हाँ 10 का 11 कर रहा है तो भाई तुम किस तरीके से अपने फंड्स को डिप्लॉय कर रहे हो, यूज कर रहे हो, सक्षम कितना हो, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौथा बोला, आर देयर एनी फंड्स लाइंग आइडल। सर मतलब ठीक है, आपके एसेट साइड में बोलता हूं कैश या बैंक 2 करोड़ है, आज 1 अप्रैल है, मैं 1 अगस्त को बात करता हूं, सर 2 करोड़ है। सर 2 करोड़ 30 लाख रुपया हो गया, मतलब ये 30 लाख जो आया और रेवेन्यू का ही आया। तो सर एक काम करो, सर ये क्या कर रहे हो, 2 करोड़ रुपया आप बैंक में रख रहे हो 3% सेविंग, आप एफडी खुलवा लो ना, आपके जो आइडल फंड्स है उसका एफडी खुलवा लो। ठीक है, तो मैक्सिमम बेनिफिट निकाल पा रहे हो अपने अवेलेबल फंड से, जो कि आइडल है, शांत रखे हुए, जिसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और फिफ्थ है, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट पैटर्न ऑफ द कंपनी, आर दे इजिली रिलाइजेबल। मतलब कि चलो ठीक है, कल हो के मान लो कि आपने क्या किया आपने एफडी निकाला, एफडी लगाया 5 ईयर का, आपने मान लो लोन पे दे दिया, लोन्स एंड डिपॉजिट दे दिया, ठीक है 1 साल का, अपने कोई मान लो मार्केटेबल सिक्योरिटी पे लगा लिया जो इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है, पोर्टफोलियो वो समझते हैं, ठीक है, वो कितना रिलाइजेबल है, कितना जल्दी आप उसको कन्वर्ट कर पाते हो कैश में, ये भी इंपॉर्टेंट जानना। तो सर देखो ये 5 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपने सारा पैसा एफडी पे लगा लिया 5 साल का, पता चला कल आपको इन केस जरूरत पड़ गया 1 करोड़ रुपीज का, 1 CR का, और आपका सेल्स नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करोगे? फिर तो कोई रिलाइजेबल नहीं है कैश, एफडी तोड़ोगे 5 साल का। इट्स बेटर कि आप मार्केटेबल सिक्योरिटी लगाओ जो इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, मतलब एटलीस्ट पोर्टफोलियो का 30% तो वहां रखो। तो इन्वेस्टमेंट पैटर्न भी देखना जरूरी है। तो 5 पॉइंट्स है
कमिटमेंट कैसे हो ट्रेड पेबल्स एंड बैंक को लेके, गवर्नमेंट को लेके, स्टेक होल्डर को लेके, पैसा प्रॉपर्ली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कंपनी क्या कन्वर्ट कर पा रही है अपने ट्रेड रिसीवर्स और इन्वेंट्रीज को कैश में या बैंक में, कंपनी अपने फंड्स को किस तरीके से यूज करती है, क्या कोई फंड्स आइडल है जिसका कोई यूज नहीं हो रहा है, इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन सम अदर एरिया जहां पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, रीप मतलब आप छीन लो उस मैक्सिमम बेनिफिट को वहां से, इससे बेटर आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है कुछ नहीं हो रहा है। और फिफ्थ आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या है, मतलब जस्ट लाइक ए पोर्टफोलियो ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो दो क्वेश्चन काफी अच्छे, ये जो सेकंड क्वेश्चन था ये मेरे हिसाब से काफी बेस्ट क्वेश्चन था, एग्जाम में आने का हाई चांसेस है। सर तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये मेरा फेवरेट सेकंड। ठीक है, इसमें क्या देना है, इसका आंसर आप समझो ड्राफ्टिंग क्या होगा, जैसे आपने ऊपर कंटेंट ऑफ ड्यू डिलिजेंस लिखा ना, बस वही लिखना। बट देखो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, उसको बोलते हैं केस स्टडी क्वेश्चन। आपको पता रहा है, देखो अभी तो आप चैप्टर पढ़ रहे हो ड्यू डिलिजेंस, तो आपको पता है कि अरे आएगा तो ड्यू डिलिजेंस, भाई एग्जाम में बैठ गए ना, अब आप कंफ्यूज रहोगे भाई साहब कौन सा यहाँ पे मतलब चैप्टर आने वाला है, कौन सा टॉपिक आने वाला है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा फेवरेट होते हैं मेरे लिए क्योंकि इसको कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बोलते हैं। सीए संजना इज एक्टिंग एज क्रेडिट मैनेजर। ठीक है, आप क्या हो, क्रेडिट मैनेजर, एज अ क्रेडिट मैनेजर एक्ट कर रहे हो ऑफ डीएफसी बैंक। ठीक है, डीएफसी बैंक लिमिटेड का एज अ क्रेडिट मैनेजर डील कर रहे हो। एक कंपनी हैज अप्रोच द ब्रांच फॉर रिक्वेस्ट टू सैंक्शन क्रेडिट फैसिलिटी वर्थ 10 करोड़। एक कंपनी है जिसने ब्रांच को रिक्वेस्ट किया कि 10 करोड़ का क्रेडिट फैसिलिटी देने के लिए फॉर मीटिंग यूजर बिना, मैं अपने बिजनेस खर्चे को निकालना चाहता हूं 10 करोड़ में। इट इज अ प्रोस्पेक्टिव न्यू क्लाइंट, नया क्लाइंट है। ठीक है, नया क्लाइंट है। सी चेक पास्ट हिस्ट्री, ऑब्वियस बात है आप ड्यू डिलिजेंस करने, अब सिंपल बात है क्रेडिट मैनेजर भी ड्यू डिलिजेंस करेगी उस कंपनी का, तो मैंने क्या होता है हिस्ट्री चेक करना होता है सबसे पहले ठीक है, ऑफ द कंपनी, बैकग्राउंड, प्रोमोटर, डायरेक्टर, शेयर होल्डिंग पैटर्न, देखो वही कंटेंट्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस। ठीक है, सीए वाला। असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट, पास्ट ईयर, फ्यूचर प्रोजेक्शंस इज ऑल्सो अंडरटेकन, सी ऑल्सो कैरी स्वॉट एनालिसिस, देखो सब वही कंटेंट्स वाला, इसलिए बोलता हूँ कंटेंट्स में वो जो सीए बॉस फ्यूचर प्रोजेक्शंस करके आपको सजेशन देगा वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कमेंट ऑन लीन, CAA फॉर असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, SWOT, B फॉर बैकग्राउंड। Beside assessment of net worth of director is also undertaken. Status of civil score and position of name promoter director in RBI defaulter list is also verified. मतलब सब कर लिया उसने, असेसमेंट, नेटवर्थ कर लिया, सिविल स्कोर चेक कर लिया, RBI डिफॉल्टर है या नहीं सब चेक कर लिया। सी ऑल्सो मेक डिस्क्रीट इंक्वायरी फॉर द फ्यू क्लाइंट्स ऑफ द ब्रांच इंक्लूडिंग सिमिलर लाइन ऑफ एक्टिविटी, मतलब इंक्वायरी भी कर लिया कि इस टाइप की एक्टिविटी में वो कंपनी है तो आपका क्या तरीके का पोजीशन रहता है मार्केट में। ठीक है, प्रोमोटर डायरेक्टर सब कुछ है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, आपके दिमाग में आप इस चैप्टर टोटल 16 चैप्टर आपके ऑलरेडी घूम रहे हैं, बट अभी पढ़ रहे हो तो बहुत इजी है। बट देखो पढ़ते पढ़ते कॉन्सेप्ट्स आपके कीवर्ड्स क्या क्या रहे, स्वॉट एनालिसिस किया इसने, प्रोजेक्शन चेक किया, तो अरे यार इसने ड्यू डिलिजेंस किया ना, तो बोला आइडेंटिफाई एक्टिविटी बीइंग परफॉर्म बाय सीए संजना, अरे उसने क्या कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग नहीं सर, तो इन्वेस्टिगेशन, फ्रॉड ही नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन कहां से, वो 10 करोड़ का फ्रॉड होता तब तो हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते। अभी क्या किया इसने सीए संजना ने, सर सीए संजना ने किया है ड्यू डिलिजेंस। अगर आपने ये पकड़ लिया ना एग्जाम में, मान लो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स तो आपके पास इसके पकड़ने का मिलेगा। आगे भी देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, द एक्टिविटी डिस्क्राइब इन द सिचुएशन इज ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस इज अ मेजर ऑफ प्रूडेंस, भारी भरकम वर्ड है ड्यू डिलिजेंस, मतलब प्रायर एनालाइज करना कि आपको वहां पे पैसा लगाना चाहिए, पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मतलब किसी भी एक्टिविटी में, पैसा नहीं, किसी भी एक्टिविटी में जाने से पहले आपको एनालाइज करना है सिचुएशन। अब सिचुएशन क्या क्या होंगे, वही कंटेंट्स को ध्यान रखना है कि स्वॉट एनालिसिस कर लो, प्रोजेक्शन कर लो, टारगेट कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड कैसा था। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये पता करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वही बोला है नॉट मेजर्ड ओनली एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड बट डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव फैक्टर, इट इन्वॉल्व्स अ केयरफुल स्टडी ऑफ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डिपॉजिट। अरे नॉन फाइनेंशियल सुन के तो हमें सर एससीएमपी याद आता है। यस, जैसे एक एससीएमपी में क्वेश्चन था कि मान लो कि अगर मैं स्कूल ओपन किया, कॉलेज ओपन किया, मैंने अगर बच्चों को आइडेंटिटी कार्ड दिया, उसके रिगार्डिंग मैंने एंट्री पे कुछ मशीन लगा दिया चेक करने के लिए, मैंने एक वॉचमैन लगा दिया, गार्ड लगा दिया, तो बेटर कौन सा होगा, तो फाइनेंशियली तो मुझे वो मशीन बेटर था, बट नॉन फाइनेंशियली मैंने क्या कर दिया, गार्ड का नौकरी छीन लिया। यही क्या ना, मान लो मशीन तो ऑटोमेटिक काम करे सपोज, बट गार्ड वहां पे 1-2 गार्ड लगा दिया तो मैंने उसको छीन लिया। तो वही बोलाता है फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों के बेसिस पे एक डिप्लोमेटिक वे में आपको सजेशन देना पड़ता है। तो यहाँ पे भी आपको दोनों बेसिस पे सोचना पड़ता है कि फाइनेंशियली ठीक क्या है एंड नॉन फाइनेंशियली भी आपको देखना पड़ता है। तो ऐसा तो नहीं है कि इसका कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड खराब है, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ठीक है, बट एट्रिशन रेशियो हाई है कंपनी में, एम्प्लॉयमेंट काफी छोड़ के भाग जाते हैं, क्लाइंट्स का जो सेटिस्फेक्शन रेट है वो 1 से 5 में 2 स्टार पे आता है। ठीक है,
इन implies a general duty to take care in any transaction, ठीक है। ड्यू डिलीजेंस इज अ प्रोसेस, अरे ज्ञान है सर, डेफिनेशन याद कर। ड्यू डिलीजेंस इज प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अरे इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, परफॉर्म बाय इन्वेस्टर्स इनटू डिटेल्स ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट सच एग्जामिनेशन, ऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड द वेरिफिकेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट, ठीक है। इट इंटेल्स कंडक्ट इंक्वायरी फॉर द पर्पस सफिशिएंट एक्यूरेट डिस्क्लोजर ऑल मटेरियल स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट व्हिच विल इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द ट्रांजैक्शन, क्या इसका आउटकम आने वाला है, ठीक है। ड्यू डिलिजेंस एनालिसिस कैरीड आउट बिफोर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, बिफोर, कभी भी ड्यू डिलिजेंस आफ्टर नहीं होता, पोस्ट नहीं होता, प्री होता है ठीक है। टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ द बिजनेस, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, यहाँ पे देखो कभी कभी बोलते हैं ना ऑडिट में डिट्टो वर्ड चाहिए, देखो डिट्टो वर्ड चाहिए जो ऊपर वाला लिखा होता है ना, हमने जब पढ़ा कंटेंट्स वहां पे चाहिए, यहाँ पे आप अपना सेल्फ आंसर डाल सकते हो अगर आपको कंटेंट्स याद होगा, आपको ड्यू डिलिजेंस का डेफिनेशन याद होगा कि प्रायर होता है, ये सब होता है। सर दूसरा, मतलब आपने ये लिखा तो डेढ़ नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का, सपोज यहाँ पे 2 में 1.5 मिलेगा, आपने सेल्फ भी आंसर लिखा ना 1.5 मिल जाएगा। Would your answer be different if the activity was to perform by a person not qualified as chartered accountant? अरे मैंने कब बोला कि सीए चाहिए ड्यू डिलिजेंस करने के लिए? एमबीए वाला भी कर सकता है, जिसके पास नॉलेज है उस फील्ड का वो भी कर सकता है। तो कैन सीए, कैन नॉन सीए परफॉर्म सच एक्टिविटी? यस, नॉन सीए भी परफॉर्म कर सकता है ड्यू डिलिजेंस, ठीक है, नॉन सीए भी परफॉर्म कर सकता है ड्यू डिलिजेंस। सर आप एक चैप्टर पढ़ते थे पीयर रिव्यू, ठीक है, अब उस पीयर रिव्यू का मतलब क्या होता है, अगर डॉक्टर ने एक रिपोर्ट दिया, डॉक्टर ही बोलता है कि जाके एक बार पीयर रिव्यू करवा लो अपना रिपोर्ट को, तो क्या आप सीए में पढ़े तो सिर्फ सीए वाला होता है? नहीं, ड्यू डिलिजेंस कहीं भी चल सकता है, तो नॉन सीए वाला भी कर सकता है There would be no difference if answer above activity was to perform by a person who is not a chartered accountant. The activity would remain due diligence. Due diligence can be performed by any person. कोई भी कर सकता है. It is not necessary that due diligence can be carried out by chartered accountant, as due diligence exercise of prudence and general duty to take care in transaction. मतलब सिंपल सी बात है, एक प्रूडेंस समझ लो, जनरल ड्यूटी है कि आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो सही होगा कि नहीं होगा। नेम इन 3 एरियाज वेयर आइडेंटिफाइड एक्टिविटी कैन बी अंडरटेकन, मतलब ऐसे कौन से 3 एरियाज हैं जहां पे ड्यू डिलिजेंस चल सकता है। अभी तो जस्ट ऊपर पहला पढ़ा है एक्विजिशन, मर्जर एंड एक्विजिशन, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, आईपीओ। सपोज मान लो किसी कंपनी का, अभी तो टाटा का आया भाई, सब बल्ले बल्ले हो गया होगा सबका, ठीक है। तो सपोज मान लो कोई आईपीओ आया, तो आपने सपोज एग्जाम्पल आपको 1 करोड़ रुपए लगाना है, अब अमाउंट तो छोटा नहीं है, तो आप एज अ ड्यू डिलीजेंस के लिए आप किसी को हायर करोगे कि भाई एक काम करो, इसका ड्यू डिलीजेंस करो इस कंपनी का, मुझे आईपीओ में पैसा लगाना है। तो ड्यू डिलीजेंस जस्ट लाइक ए प्रायर एग्जामिनेशन, प्रायर इन्वेस्टिगेशन, जो बोल लो, ठीक है। तो पहले क्या बोला मैंने, मर्जर एक्विजिशन, ठीक है, जिसको आप कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग बोल सकते हो। इनिशियल पब्लिक ऑफर, वही पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफर। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, जैसे 2 टाइप के आप पढ़े होगा आपने कि एंजल इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर इज बेसिकली योर फैमिली फ्रेंड वाले होते हैं जिनको आपके ग्रोथ से ज्यादा मतलब होता है रादर देन प्रॉफिट, ठीक है। बट वेंचर कैपिटल को ज्यादा मैटर होता है कि प्रॉफिट से हाई रिस्क होते हैं, ठीक है, हाई रिवॉर्ड भी मिलता है उनको, ठीक है। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग आपने पढ़ा होगा, वहां पे एक प्रोसेस होता है कि एज ए ड्यू डिलीजेंस करने के लिए कि मान लो मेरे पास आज मैं मान लो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, अब मुझे लगाना है इन्वेस्ट, अब मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने किसी को हायर किया कि भाई ड्यू डिलीजेंस करो कि मेरा पैसा, सबसे पहले मेरा पैसा मुझे लगाना है अपने हेल्थ सेक्टर पे, तो वो बेस्ट हेल्थ सेक्टर वाले स्टार्टअप्स को ढूंढेगा, ठीक है, तो फिर मेरा पैसा फाइनेंस होगा। तो 3 टाइप के एग्जांपल्स हैं, आपको याद हो जाएंगे, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग, मर्जर एक्विजिशन वाला आप ऊपर एग्जांपल याद कर लेना क्वेश्चन, दूसरा आपको वेंचर कैपिटल स्टार्टअप वाला आपको याद कर लेना, और तीसरा आपको इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेप, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एलडीआर में। कितने मिनट की वीडियो है, 40-45 मिनट में फिनिश करेंगे, ठीक है। बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, जो चैप्टर छोड़ो मत, ये सब चैप्टर तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। सुनो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व व्हाइल कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर, क्या बोला है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व while conducting investigation on behalf of incoming partner। सर ए बी ने बोला सी को आओगे क्या हमारे साथ पार्टनरशिप में, और ए बी बहुत फ्रॉड वाला आदमी थे, पता सी आएगा कैपिटल लगाएगा, हम तो डुबाने वाले, इसका कैपिटल लेके भागेंगे। तो वही बात है, सी जो क्या बोल रहा है कि भाई मिस्टर साहिल जी, सी ए साहिल जी, आप जाइए एक बार इस कंपनी का, या इस पार्टनरशिप, सॉरी कंपनी नहीं, पार्टनरशिप फर्म का एक बार क्या करिए, ड्यू डिलीजेंस करके आइए। वर्डिंग तो इन्वेस्टिगेशन कर दिया, बट ड्यू डिलीजेंस ही होगा, ठीक है तो भाई सब क्या क्या, सॉरी इन्वेस्टिगेशन करके आइए, तो क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब मुझे एज अ पार्टनरशिप फर्म, मेरे क्लाइंट को पार्टनरशिप फर्म में इंटर करना है, तो मुझे ड्यू डिलीजेंस में क्या क्या चीजों को चेक करना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग ध्यान रखना है। सुनो, एक मैंने आपको मेमोरी टेक्निक याद करवाया था, सीए बॉस है, ठीक है, जो फ्यूचर को देख के सजेशन देगा। और मैं आपको दूसरा करवाता हूं,
आ गया, हाँ। एक सीए है, ठीक है, उसने पीएचडी किया, क्या बोला मैंने, सीए ने पीएचडी किया, पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन लिया एंड केएमपी बन गया। सीए ने क्या किया, पीएचडी किया, पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन लिया और की मैनेजर पर्सन बन गया। उसके बाद उसने अपना असेसमेंट वाला काम स्टार्ट किया, ठीक है, इजी है। सीए ने पीएचडी किया, अरे भाई सीए है, पीएचडी कर रहा है, डॉक्टर लग रहा है, देख रहे हो नाम क्या क्या, तो सीए ने पीएचडी कर लिया। फिर अब उसको मन किया नहीं पार्टनरशिप फॉर्म में जाते हैं, अब भाई पार्टनरशिप अकेले तो नहीं कर पा रहा है अपना सेल्फ का, पार्टनरशिप फॉर्म में जाते हैं, गया पार्टनरशिप फॉर्म में, एज ए की मैनेजर पर्सन का रोल मिल गया उसको। सर की मैनेजर पर्सन कंपनी में होता है, समझ लो ना एग्जाम्पल, ठीक है। अब की मैनेजर पर्सन कर लिया तो उसको डिपार्टमेंट जो मिला असेसमेंट का, कि हमारा टैक्स असेसमेंट कर लो, हमारा बिजनेस का असेसमेंट करो, ठीक है, तो इतना सिंपल समझ आ जाएगा आपको। सर C4, अब पार्टनरशिप जा रहे हो तो पार्टनरशिप फॉर्म का क्लाइंटेल देखना पड़ेगा कि पार्टनरशिप फॉर्म के क्लाइंटेल्स कितने हैं, क्या कोई लिस्टेड मतलब ऐसा तो नहीं है कि लिस्टेड कंपनी का कुछ काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लाइंटेल्स छोटे मोटे सिटी लेवल के हैं, तो हमें सबसे पहले सी पे क्या समझना है, क्लाइंट, अपने क्लाइंट्स के बारे में समझना है, ठीक है। एक मैं आपको दिखा भी देता हूं, ठीक है। पोजीशन ऑफ ऑर्डर एट हैंड एंड द रेंज एंड क्वालिटी ऑफ द क्लाइंटेल शुड बी थ्रोड आउट एग्जामिन विद द फर्म इज प्रेजेंटली ऑपरेटिंग, मतलब जो आपको क्लाइंटेल की क्वालिटी है भाई, कितने हाई लेवल के क्लाइंटेल आपके पार्टनरशिप फर्म से लिंक है, ठीक है। दूसरा अप्रेजल, A4 अप्रेजल, ठीक है, अप्रेजल ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड द रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कैपिटल लगाने के बाद आपको क्या रेट ऑफ रिटर्न अचीव हो रहा है। पार्टनरशिप में तो होता है ना 10 लाख लगाओगे तो आपको मिल जाएगा भाई 20% साल का मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद क्या पॉसिबल रिजल्ट्स या पॉसिबल रिटर्न या कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये क्या रेट है आपके पार्टनरशिप फर्म का, ये आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सर P4 प्रॉफिटेबिलिटी, अरे पार्टनरशिप फॉर्म तो देख रहे हो 5 साल से लॉस में, और आपको बोला आप भी आ जाओ, आप भी लॉस शेयरिंग कर लो, वो दो लोग का लॉस शेयरिंग 50-50 होता था, अब 33% हो जाएगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको चेक करना पड़ेगा। सर H4 मतलब हिस्ट्री, पार्टनरशिप फॉर्म का हिस्ट्री क्या है, 10 साल 15 साल पहले बहुत कांड कर रखे हैं, लिटिगेशंस काफी चल रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जीएसटी डिपार्टमेंट में, तो H4 क्या हुआ, हिस्ट्री ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। सर डी, अरे सर डी क्या बात कर रहे हो, डी तो बहुत इजी है। पार्टनरशिप फॉर्म में सबसे पहले क्या बनता है, पार्टनरशिप डीड बनता है, तो उस पार्टनरशिप डीड को तो पढ़ो। तो सर सी फॉर क्या बोला, क्लाइंटेल पढ़ा हमने, ए फॉर अप्रेजल मतलब कैपिटल इंप्लॉयड क्या आ रहा है, रिटर्न कितना आ रहा है। सर पी फॉर क्या पढ़ा, प्रॉफिटेबिलिटी पढ़ा हमने कि प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं, ठीक है, 10 में से 2 साल लॉस है, 8 साल प्रॉफिट है, ठीक है, ऑन एन एक्यूरेट सही चल रहा है। एच फॉर हिस्ट्री क्या थी उसकी। डी फॉर डीड क्या, पार्टनरशिप डीड में गुडविल कैलकुलेशन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से होता है, क्या होता है, एग्जिट का क्या ट्रेंड है। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर आप दिमाग लगाओगे सब कुछ लिख सकते हो, एडमिशन रिगार्डिंग क्या है, रिटायरमेंट रिगार्डिंग क्या है, डेथ के रिगार्डिंग क्या है, ठीक है। तो डीड में आप डी फॉर रिटर्न क्या है, इंटरेस्ट रिटर्न क्या है, तो इतना भी लिख दोगे, डीड के लिखने के नीचे ना काफी हाईफुल इंपैक्ट पड़ेगा। फिर सर केएमपी की मैनेजर पर्संस कंपनी मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में कौन कौन से हैं। फिर लास्ट में क्या है, असेसमेंट, ठीक है। देखो सब कुछ आपको मिल जाएगा। कंपटीशन ऑफ गुडविल, तो डीड के अंदर आप इतना लिखोगे आपको सब दिमाग में आपको सेट हो जाएगा। स्पेशल क्लॉज एग्जिस्टिंग इन द डीड ऑफ पार्टनरशिप में क्या क्या, रिटर्न ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। मैंने क्या बोला था, सीए ने पीएचडी किया, एडमिशन, तो एडमिशन रिगार्डिंग क्या आपने नॉर्म्स बना रखे हैं, ठीक है। रीजन फॉर द ऑफर ऑफ एडमिशन टू न्यू पार्टनर, कि हाँ अगर कोई एडमिशन लेके आ रहा है तो उसके रीजन क्या, क्यों आप उसको बुला रहे हो यहाँ पे, क्या आप अपने डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो कि क्या है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इन प्रोविजन ऑफ द डीड ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, कंपोजिशन पार्टनर, जॉब एलोकेशन, रिटायरमेंट, ड्राइंग, तो डीड को देखते हैं आपका गुडविल का कैलकुलेशन क्या है, तो आपको सब याद आ जाएगा। असेसमेंट आपका एसेट लायबिलिटी पोजीशन क्या है, तो उसको असेसमेंट के बेसिस पे याद रखना, एग्जामिनेशन को असेसमेंट बेसिस पे याद रखना ऑफ एसेट। जैसे मैंने ऊपर पढ़ाया था ना आपको सीए वाला बॉस वाला, वहां पे असेसमेंट है, असेसमेंट ऑफ एसेट, ऐसा तो नहीं ओवर वैल्यूड एसेट्स है, अंडर वैल्यूड लायबिलिटी छुपाया हुआ है, टेंजिबल एसेट्स कुछ है, इनटेंजिबल एसेट्स क्या क्या, लाइक गुडविल, नो हाउ, पेटेंट्स एंड ऑल, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन काफी अच्छा है। मैंने आपको टोटल कितने पॉइंट्स करा दिए, सी ए 2 पॉइंट, 3 4 5, पीएचडी 5 पॉइंट हो गया, एडमिशन 6 पॉइंट, केएमपी 7 पॉइंट, असेसमेंट 8 पॉइंट, 8 पॉइंट भी लिख क्या हो गया ना, और डीट के अंदर आपने 4-5 लाइन भी जोड़ दिया ना, काफी इंपैक्टफुल होगा, 4 से 5 नंबर के लाएगा, मेरे लिए मोर देन एनफ है आपको अगर इतना भी लिख दिया तो। ऑडिट में क्या होता है ना, हम हमेशा है ना सोचते हैं कि सब याद करके चले जाएं, जब बाद में कुछ याद भी नहीं होता है,
इतना भी पढ़ के जाओगे, काफी इंपॉर्टेंट है। सर देखो ये क्वेश्चन मैंने लिया आपको यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया, जब भी नया सिलेबस आता है हिंट देने के लिए कि आपको है ना जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन है ना वो आपको करके जाने हैं। तो सर ये पढ़ाओगे आप, अरे ये काम तो आपका है, लेकिन फिर भी एक रीडिंग लगवा देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपको ऑडिट इन्वेस्टिगेशन, मैं तो सपोज मान सकता हूँ ऑडिट के राइटिंग बहुत कुछ लिख सकते हो सर। ऑडिट आपको, इस ऑडिटर आपको शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड अपॉइंट करता है, ऑडिट का मेन पर्पस ट्रू एंड फेयर व्यू होता है, स्कोप ऑफ ऑडिट का जो होता है वो वाइड होता है, बट कभी कभी वो स्टैट्यूट मतलब लॉ डिसाइड करता है, ठीक है। ऑडिट का पीरियोडिकली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली जाते भी ऑडिट करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन में क्या हो सकता है सर, इन्वेस्टिगेशन ऐसा होगा कि नहीं अब डेली भाई हम वीकली कराएंगे इन्वेस्टिगेशन, मतलब कहीं लिखा हुआ है कि आपको वीकली करवाना है, मंथली का नहीं, बट ऑडिट का होता है कि हाँ बेसिकली हाफ ईयरली ऑडिट होता है, क्वार्टरली होता है जिसमें इंटरिम रिपोर्ट्स भी बनते हैं, उसकी ऑडिट भी हो जाती है, ईयरली ऑडिट होता है, ठीक है। सर इन्वेस्टिगेशन कब करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन कब करते हैं, जब हम इंक्वायरी इंस्पेक्शन करने के बाद पता चला कि यहाँ पे अरे यहाँ पे तो दिक्कत है, फैक्ट में पता चल गया कि ट्रेड पेबल में लोचा है, अब कुछ ना कुछ फ्रॉड वाला खुशबू आ रहा है, अरे भाई ये तो फंसेगा यहाँ पे, हैपनिंग कुछ गड़बड़ हुआ है ट्रेड पेबल में कि आपके, या ट्रेड रिसीवल में कि आपके डेटर्स इतने ज्यादा हाई कैसे, आपके ट्रेड पेबल में लायबिलिटी इतनी कम कैसे, जबकि रियल में लायबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो कोई सिचुएशन या कोई हैपनिंग या कोई कहते नहीं है इवेंट हो चुका है, उसको एनालाइज करने के लिए अब उसको इन्वेस्टिगेट करना है हमें, फ्रॉड हो चुका है उसको इन्वेस्टिगेशन में स्टार्ट करना है, ठीक है। तो एम्स एट एस्टेब्लिशिंग अ फैक्ट और हैपनिंग और टू असेसिंग अ पार्टिकुलर, असेसिंग मतलब क्या हुआ, एग्जामिनेशन, पार्टिकुलर सिचुएशन मतलब मान लो ट्रेड पेबल क्या हो गया आपका कम है जबकि ऑलरेडी ट्रेड पेबल बहुत हाई है। ऑडिट का मेन एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पढ़े हो आपने ऐसे 200 में पढ़ा है कि फाइनेंशियल स्टेट डिस्प्ले अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड वर्किंग रिजल्ट ऑफ एन एंटिटी, यानी ट्रू एंड फेयर व्यू देना है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। इतना तो रटा हुआ है सबको, इंटर वाला भी। सर स्कोप इन्वेस्टिगेशन का, अब सपोज मान लो सेबी में कुछ कांड हुआ, फ्रॉड हुआ, एज पर सेबी नहीं मतलब सिक्योरिटीज वाले कंपनी में फ्रॉड हुआ, तो उसका जो स्कोप है वो डिसाइड करेगा स्टैट्यूट, ठीक है। आपका सेबी हो गया, या मान लो कंपनी में कुछ हुआ तो ठीक है कंपनी डिसाइड किया, बट कभी कभी ये नॉन स्टैट्यूटरी भी हो सकता है कि मान लो कंपनी को लगा कि उसके पेबल में घोटाला हो रहा है, ठीक है, उसके इन्वेस्टमेंट में घोटाला है, तो वो करवा सकता है इन्वेस्टिगेशन अपने इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का, अपने आईटी डिपार्टमेंट का, अपने पेबल डिपार्टमेंट का, परचेज डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो स्कोप का, इन्वेस्टिगेशन का स्कोप होता है ना वो दोनों वे में, स्टैट्यूटरी लॉ बेसिस पे भी है, सेबी के बेसिस पे भी हो सकता है, आईबीसी बेसिस पे हो सकता है, या अदर देन नॉन स्टैट्यूटरी है। बट ऑडिट का क्या होता है, ऑडिट का स्कोप वाइड होता है इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, अगर मतलब ऑडिट भाई इंटरनल ऑडिट हो गया, एनर्जी ऑडिट हो गया, बहुत टाइप का ऑडिट होता है, ठीक है। तो बट बोल रहा है कि ऑडिट का स्कोप तो वाइड होता है, डिपेंड अपॉन द केस टू केस। बट अगर मान लो स्टैट्यूटरी ऑडिट करवा रहे हो तो इसका स्कोप डिपेंड होता है, वो रिलेवेंट लॉ होता है, एज पर कंपनीज एक्ट वाला होता है, या अब जो ऑडिट के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स है उसके बेसिस पे होता है। सब पीरियोडिसिटी कोई लिमिट नहीं है, कभी भी करवा सकते हो, कवर सेवरल इयर्स एज द आउटकम्स ऑफ द सेम इज नॉट सर्टेन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आइडर क्वार्टरली, हाफ ईयरली, यही है बेसिक पॉइंट्स याद रहेंगे वो बताता हूँ। इवन थर्ड पार्टी कैन अपॉइंट इन्वेस्टिगेशन, ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द ओनर, हर शेयर होल्डर करते हैं, बचपन में पढ़ाता था 139 140 वाला सीरीज में, याद तो आ रहा होगा आपको। यहाँ पे थर्ड पार्टी कैन अपॉइंट इन्वेस्टिगेशन, सर मान लो सेबी को लगा कि नहीं यहाँ पे तो घोटाला हुआ है, सीजी को लगा घोटाला हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन करा सकता है, यहाँ पे तो ऑडिटर के लिए तो भाई शेयर होल्डर ही है, ठीक है। द आउटकम इज रिपोर्टेड टू द पर्सन ऑन हुज बिहाफ इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट, नॉर्मल सी बात है, जिसने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर दिया, सेबी ने बोला इन्वेस्टिगेशन कराओ तो सेबी को आउटकम रिपोर्ट जाएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे किसको जाता है, ओनर्स को, मत शेयर होल्डर, जो बोलते हैं कि एजीएम में रिपोर्ट सबमिट होने वाला है, तो शेयर होल्डर्स ला रहे हैं और शेयर होल्डर पास रिपोर्ट भी जा रहा है, ठीक है। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन का क्या मैंडेटरी करवाना पड़ता है, नहीं सर वॉलंटरी नेचर है, डिटेल स्टडी या कोई फैक्ट अगर कोई हैपनिंग हुआ है उसको बेसिस पे वहां पे लेके, बट अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो फिर तो ये मैंडेटरी है कंपनीज के लिए, तो इतना तो आप याद कर लोगे। देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो 4-5 भी याद कर लेना कि अरे इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, वहाँ पे कोई हैपनिंग हो रहा है या कोई फैक्ट हो रहा है उसको एग्जामिन करना है, कोई फ्रॉड हो चुका है, ऑडिट में ट्रू एंड फेयर व्यू होता है, ऑडिट क्वार्टरली, मंथली, ईयरली होता है, इन्वेस्टिगेशन का कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, इन्वेस्टिगेशन आपको जो हायर करता है वो थर्ड पार्टी भी हायर कर सकता है, ऑडिटर हमेशा हायर जो होता है वो शेयर होल्डर के द्वारा होता है, ठीक है, कंपनी के ओनर के द्वारा होता है। ऑडिट का रिपोर्ट जो होता है वो ओनर को जाता है, शेयर होल्डर जाता है, जो एजीएम में भी खुलता है, यहाँ पे जिसने इन्वेस्टिगेशन हायर किया उसके पास जाता है। सर कोई इनहेरेंट लिमिटेशन होता है, मतलब प्रेशर
तो सर ऑडिट में होता है कि कभी मैनेजमेंट बोलता है अरे जल्दी करो भाई, कितना दिन से लगे हुए हो, तो रिसोर्सेज और टाइम का इनहेरेंट लिमिटेशन होता है, ठीक है। ऑडिट सफर्स फ्रॉम इनहेरेंट लिमिटेशन, यहाँ पे नहीं होता भाई साहब, फ्रॉड हुआ है, हम तो कंक्लूसिव एविडेंस लेके अपना परफेक्ट करेंगे, बिकॉज अभी आगे फॉरेंसिक अकाउंटिंग में ही पढ़ेंगे तो प्रॉपर प्रोसेस क्या होता है, जहाँ पे कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी होता है, इसलिए यहाँ पे कोई इनहेरेंट लिमिटेशंस नहीं होता। स्कोप इसका डिफाइंड स्टैट्यूट एंड नॉन स्टैट्यूट भी हो सकता है, ठीक है। बहुत इजी में समझा दिया, बहुत अच्छा से दिमाग में सेट हो गया होगा। इस वीडियो को आप एग्जाम के टाइम पे मैं एकदम प्रॉपर बना के मर्ज करूंगा, सारे रिवीजन मैराथन जो भी रहेगा आपको ऑडिट रिगार्डिंग सब मर्ज हो जाएगा। और भाई एलडीआर मैं बोलता हूँ अभी भी एलडीआर को वैल्यू देना स्टार्ट करो, काफी स्टूडेंट एलडीआर को वैल्यू नहीं देते, लास्ट देर आपको क्या करना नहीं पता, ये काम आपके होस्ट एंड दोस्त सीए साहिल मेहता सर ने निकाल के दे दिया हुआ है, ये टॉप क्वालिटी है, अपने एनालिसिस मैंने निकाला हुआ है, तो एग्जाम नए अटेम्प्ट के लिए भी एंड काफी अटेम्प्ट में घूमे भी हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करके जाओ। सर इनमरेट द स्टेप्स टू बी टेकन इन केस ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग प्रोसेस, मतलब फॉरेंसिक अकाउंटिंग करने के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोसेस है। देखो अब से देखो ये एग्जाम में मैं जब मैंने ये टेस्ट में क्वेश्चन पूछा था ना, तो बच्चे बोलते हैं सर ये आ ही नहीं सकता एग्जाम में। अरे भाई तुम अभी नन्हे मुन्ने बच्चे हो, तुम अभी नया नया अटेम्प्ट दे रहे हो, मई 24 का नया सिलेबस दे रहे हो, सुनो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कभी इसका आंसर का लेंथ देख के ना ये मत सोचना कि एग्जाम में नहीं आ सकता है, 1.5 पन्ना का जो फुल थ्योरी की लेंथ देख के कभी मत सोचना एग्जाम में नहीं आ सकता है। 1 दिसंबर 21 जब मैप एग्जाम देने बैठा था, मेरे एग्जाम में आया था सर कितने मार्क्स का आया था, 5 या 4 था, एंड आई गॉट ओनली 0.5 मार्क्स था, वो कट हुआ था, मतलब 5 का था तो 4.5 मिले थे मुझे, या 4 का 3.5 मिला था। सर कैसे कितना लिख दिया आपने, प्रॉपर थ्योरी लिख दिया, नहीं सर यू नीड टू फोकस ऑन दिस। अब ये याद है तो अंदर कंटेंट आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये याद है तो अंदर कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सर सबसे पहले 6 पॉइंटर्स क्या है सर, इनिशियलाइजेशन, मतलब आपको मान लो कहीं घूमने जाना है तो आपको क्या करना है, बैकपैक, मान लो आपको ट्रैकिंग करने जाना है, ठीक है, ट्रैकिंग करने के लिए आपको शूज चाहिए, ट्रैकिंग करने के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए, बट सबसे पहले आप क्या करोगे, डायरेक्ट लेके पहुंच जाओगे ट्रैकिंग करने, नहीं, सबसे पहले तो आप बैकपैक करोगे ना अपना। तो सर इनिशियलाइजेशन क्या हुआ सर, मोटिव, पर्पस, ये सब तो डिसाइड करो पहले। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन करने से पहले आपको क्या क्या बातों को ध्यान रखना है, किन किन स्कोप में जाना है, किन किन लोगों से डिस्कस करना है, किन किन क्लाइंट से डिस्कस करना है। इट्स जस्ट लाइक ए प्रायर टू द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अपना बैग पैक कर रहे हो, हाँ ठीक है, डाल लिया भाई, ये सामान डाल लिया, शूज डाल लिया हमने, जैकेट डाल लिया हमने, अब हम चालू करेंगे अपनी ट्रेकिंग। ट्रेकिंग करना जस्ट लाइक ए फॉरेनिंग अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट करना, बस स्टार्ट करने से पहले बैग तो पैक करना पड़ेगा ना। सर इनिशियलाइजेशन इट इज वाइटल टू क्लैरिफाई रिमूव ऑल डाउट्स एज टू रियल मोटिव। अरे तुम ठीक है फॉरेंसिक अकाउंटिंग करने जा रहे हो, बट मोटिव क्या है सर, ट्रेड पेबल में घोटाला हुआ है, ठीक है, ट्रेड पे घोटाला हुआ है, ठीक है, सारे क्रेडिटर्स का लिस्ट निकालो, लिस्ट निकाल के रख लिया। सर क्या करूंगा इसमें, अब इसमें लगाओ स्लैशिंग मारो कि जो भी क्रेडिटर्स है जिनका 50 लाख से ऊपर है उनको निकालो। सर निकाल लिया, तो यही तो तुम इनिशियलाइजेशन कर रहे हो, तुमने प्री डिसाइड करना है सारी चीज को, पर्पस डिसाइड करना है कि करना क्या है, क्या हुआ है, किस चीज में, किस किस फील्ड से, किन किन लोगों से आपको मतलब बातचीत करना है, अंडरस्टैंडिंग लेना है इश्यूज का, जो कीवर्ड्स है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज, अंडरस्टैंडिंग लेना है, प्री प्लानिंग करना है, ठीक है। बहुत आराम से समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इनिशियलाइजेशन समझ के आपको ये सब आपके दिमाग से, आपका पर्पस क्या है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किन किन से पूछना है ठीक है। सर दूसरा क्या है, डेवलप प्लान। अब चलो ठीक है, डन, बैक पैक हो गया, अब ट्रेकिंग करने का मेन दिमाग क्या है, अरे भाई इस तरीके से हमें स्टेप लेके ऊपर बढ़ना है, ठीक है, झुक के चलना है, स्टेप्स लेके ऊपर बढ़ना है। अब प्लान डिसाइड करना है कि प्लान बनेगा क्या, प्लान कैसे करना है। तो सबसे पहले द प्लान विल टेक इनटू अकाउंट विद द नॉलेज गेन बाय मीटिंग विद द क्लाइंट। भाई क्लाइंट से मीटिंग करना है, ठीक है, क्लाइंट से पूछो कि हमें ये सब रिपोर्ट है, हमारा प्लान ये है कि हम 50 लाख से ऊपर का करेंगे रिपोर्टिंग, यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर टैली एंट्री गया है कि नहीं गया है, प्रॉपर वाउचिंग करेंगे, ये सब चेक करेंगे, ठीक है। Carry out the initial investigation and will set out the objective to be achieved and methodology to be utilized to accomplish them, ठीक है। मतलब क्लाइंट मतलब जिनका आप करने जा रहे हो इन्वेस्टिगेशन, मतलब जिनकी कंपनी का जिनको लगा कि फ्रॉड हुआ है उनसे आप डिस्कस करने जा रहे हो, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, रिलेवेंट एविडेंस ऑब्टेन करोगे। सर एविडेंस क्या होता है, एविडेंस होता है मान लो आप यहाँ पे हो, आपको इसको पकड़ना है चोर को, आपके घर में भी देखते होगे जब पैसे चुरा के छोटे भाई जाते हैं तो एविडेंस पकड़ाता है, नहीं है कि अरे ये पैर के निशान किसके हैं, ठीक है। तो वही एविडेंस हुआ कि पैर के निशान कलेक्ट करना। तो यहाँ पे आपके एविडेंस क्या होंगे सर, आपका वाउचिंग वाला एविडेंस होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स एविडेंस होंगे, आपके ट्रांजेक्शन रिपोर्ट एविडेंस होंगे, ठीक है।
तो डिपेंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द केस इसमें इन्वॉल्व लोकेटिंग डॉक्यूमेंट इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन एसेट्स पर्सन और कंपनी अदर एक्सपर्ट और प्रूफ ऑफ द एक्यूरेंस ऑफ द इवेंट। सब प्रूफ क्या होता है, वही तो अकेला मान लो आप कल बोल रहे हो कि मूवी हॉल का सिनेमा हॉल का देखने के लिए, तो कैसे कोई मानेगा, अरे टिकट दिखा दो ना, प्रूफ, अरे ये तो प्रूफ है, तो ये तो एविडेंस है। अगर आपको बहुत सारा आप देखते हो नहीं मर्डर मिस्ट्री मूवी में कि 5 बजे, अरे वो 2 तारीख वाला, 2 तारीख वाला आपको याद आ रहा होगा। देखो 2 अक्टूबर से मुझे लगता है गांधी ज्यादा लोग उसको याद करते होंगे, दृश्यम वाला, ठीक है। गोवा कहीं सत्संग में गए, ठीक है, तो सर बाद में पूछता नहीं है पुलिस वाला कैसे गए सत्संग में, क्या क्या किया, मूवी देखा, तो टिकट दिखाता है, तो एविडेंस हुआ ये सब, ठीक है। तो वो सारे एविडेंस क्या करने हैं हमें, ऑब्टेन करने हैं। एंड गैदर डिटेल एविडेंस द इन्वेस्टिगेशन मस्ट अंडरस्टैंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्रॉड दैट हैज कैरीड आउट। जैसे मैंने बोला ट्रेड पेबल का फ्रॉड कैरीड आउट हो रहा है, तो क्रेडिटर्स को स्लैशिंग करो, मोर देन 50 लाख ट्रांजेक्शन चेक करो, रिपोर्ट चेक करो, ठीक है। If any evidence is inconclusive or there's gap in the chain of custody, then evidence may be challenged in court. सर अगर एविडेंस में दिक्कत हुआ ना तो चैलेंज भी हो सकता है कोर्ट का कि टिकट गलत है, आप एविडेंस कलेक्ट करके नहीं आ रहे हो, आप डायरेक्ट आपने रिपोर्ट में बोल दिया कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ है। अरे फ्रॉड हुआ तो एविडेंस तो दिखाओ, फ्रॉड होने का एविडेंस कहाँ है। तो एविडेंस एकदम कंक्लूसिव होना चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर जो होता है नहीं है उसको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं हो टिकट के पता चला आज का एडिटिंग फोटोशॉप खूब चलता है, तो टिकट कुछ भी काट के दे दे, फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट हो जाए, डिस्ट्रॉय कर दे सस्पेक्ट, जूते के निशान मिटा दे। तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा एविडेंस लेने समय, ठीक है। सब परफॉर्म द एनालिसिस, चलो ठीक है समझ आ गया, इन्वेस्टिगेशन करना है, एविडेंस कलेक्ट करना है। सर पैर के निशान है कैसे चेक करोगे, मैग्नीफाइंग ग्लास ने, ऑब्वियस बात है मैग्नीफाइंग ग्लास। सर टिकट कैसे चेक करोगे, अरे सिनेमा हॉल चलो, बुक माई शो देखो, इसका दिखा तो दिया स्क्रीनशॉट इसने, बुक माई शो लॉगिन करवाओ, देखो गया कि नहीं गया था। अरे ठीक है बोल तो रहा है कि 12 बजे था, चलो कैमरा सीसीटीवी कैमरा चेक करो सिनेमा हॉल का। तो परफॉर्म द एनालिसिस। अब से एनालिसिस कैसे परफॉर्म हो सकता है, मान लो आपके पास डेटा आ गया। सर डेटा आपको याद होगा ऐसे बना सकते हो, पाई मतलब से चार्ट बना के, अच्छा ये 50 लाख से ऊपर है, ठीक है, अच्छा इस दिन का ट्रांजेक्शन्स का डिटेल इतना फ्रॉड दिख रहा है, कंसिस्टेंट हो रहा है यहाँ पे, इस दिन मिस्टर ए बैठे थे ट्रेड पेपर पे, ठीक है। चार्ट्स के ग्राफिक्स के बेसिस पे आप एनालाइज कर सकते हो। डेटा आ रहा है तो आपको वो लगा सकते हो, काट लगा सकते हो, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स लगा सकते हो, ठीक है। परफॉर्म कहाँ गया, कंप्यूटराइज एप्लीकेशन सच एज स्प्रेडशीट, डेटाबेस, कंप्यूटर मॉडल, वही बोल गया आपके ये से मतलब भारी भारी लैंग्वेज बोल रहा है, ठीक है। एसेट्स को ट्रेस कर सकते हो, ठीक है। समराइज ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसे डेटा माइनिंग बोलते हैं। रॉ डेटा आ गया, आप भाई छितराया हुआ डेटा है, बिखरा हुआ डेटा है, उसको आप क्या कर सकते हो, एक रॉ फुल मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। तो एनालिसिस को परफॉर्म करना मतलब जो आपके एविडेंस आए, अब उसको किस बेसिस पे आप उसको एक फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन निकाल ले, ठीक है। कहते नहीं मूवी में देखते हो कि आप, एक सेकेंड, ये तो सबने देखा होगा मूवी में, देखते नहीं ऐसे ऐसे रहता है, यहाँ पे ऐसे तार जोड़ता है, अच्छा ये फोटो ऐसे, ये फोटो ऐसे, ये फोटो ऐसे, ये फोटो ऐसे, अच्छा बाद में पता चला अच्छा ये आदमी था सबके पीछे मिला हुआ था। तो सर वही तो हुआ, इसने भी एक चार्ट एनालिसिस किया ना, ठीक है। तो ये सब है, मतलब बोल रहा है कि इकोनॉमिक डैमेज कैसे, मतलब ये सब कैलकुलेट इकोनॉमिक डैमेज, ठीक है। अब पता चला कि लॉस हमारा 1.5 करोड़ का हुआ है, तो इसको कैसे आप ध्यान लगा सकते, 1.5 करोड़ का लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सब सारे टेक्निक है चार्ट के बेसिस पे, ठीक है। सेंस मतलब आपको प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो कैलकुलेशन अप्रोच से करके, डिस्काउंट रेट निकाल के, पीवी फैक्टर वाला, एसेट को ट्रेस करो, लार्ज नंबर ट्रांजेक्शन को मीनिंगफुल वाटर डेटा माइनिंग से कर दो, ठीक है। सर फिफ्थ क्या, सर कर दिया इन्वेस्टिगेशन कर दिया हमने, बैक पैक कर लिया हमने एविडेंस कलेक्ट करने के लिए बात भी कर लिया क्लाइंट से, हमने एनालिसिस भी परफॉर्म कर लिया, ठीक है, हमने ऑब्टेन रिलेवेंट एविडेंस भी ऑब्टेन कर लिया, अब छोड़ दें। अरे सर ऐसा थोड़ी ना लेके आप लेके चल जाओगे फुट स्टेप्स लेके, टिकट लेके नहीं, आप उसको एक रिपोर्ट बनाओगे, मतलब जो जो आपने फाइंडिंग्स पाया ना उसको रिपोर्ट बनाओगे, एंड उस रिपोर्ट को आप किसको सबमिट करोगे, जिसके रिगार्डिंग आप कंपनी के रिगार्डिंग फॉरेंसिक अकाउंटिंग कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। इश्यूइंग रिपोर्ट इज द फाइनल स्टेप। एमसीक्यू बन सकता है कि पूरे फॉरेंसिक अकाउंटिंग के फाइनल स्टेप क्या होता है, तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं, हमेशा रखना रिपोर्टिंग, ठीक है। Accounting investigation will include information detailing of the fraudulent activity. If as anyone found, the client will expect a report containing the findings, including summary of evidence, conclusion at amounts of loss suffered, result of the fraud, to identifying those involved in fraud. क्या क्या लॉस हुआ है, फ्रॉड का क्या रिजल्ट हुआ, मार्केट क्रैश हो गया हमारा, कौन कौन इन्वॉल्व था, सीईओ हाई लेवल के लोग इन्वॉल्व थे इसमें, ठीक है। और आपको ये भी क्या करना है, अपने एविडेंस का एक्सप्लेनेशन देना, ये नहीं होना चाहिए आपने बोला ये बुक टिकट है, अब भाई इसके रिगार्डिंग क्या क्या आपने पता लगाया, आपने कैमरा चेक किया कि हाँ ये लोग गए थे कि नहीं गए थे। तो हर एक एविडेंस का एक सपोर्टिव एविडेंस होना चाहिए, ठीक है, मतलब हर एक कंक्लूसिव एविडेंस का एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। कल हो क्या, अभी आगे नेक्स्ट स्टेप कोर्ट प्रोसीडिंग होगा, लिखना पड़ेगा ये सारे पॉइंटर्स।
may include section on nature of assignment, scope of the investigation, approach, ठीक है, findings, opinion, the report will include schedules, graphic, necessary, सब कुछ डाल सकते हो जो मैंने बताया ना ऊपर, ग्राफिक्स ये सब, ठीक है सर। सिक्स्थ, कोर्ट प्रोसीडिंग, बिकॉज फ्रॉड है तो कोर्ट कचहरी होगा। द इन्वेस्टिगेशन इज लाइकली टू लीड टू लीगल प्रोसीडिंग, लीगल मतलब कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा अगेंस्ट द सस्पेक्ट। मान लो पता चला कि सबसे बड़ा चोर फ्रॉड तो इस कंपनी का सीईओ है, अरे ले चलो इसको कोर्ट में, ठीक है। एंड मेंबर ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव टीम, भाई अब सारे टीम मेंबर बुलाओ जो इन्वेस्टिगेशन में थे, अब बताओ भाई क्या क्या मिला। कहते नहीं है मैं कसम खा के बोलता हूँ मैं सच बोलूंगा, तब सब कुछ वही होने वाला है। सीईओ बताओ कि आपने ये सब किया कि नहीं किया था, जो भी एविडेंस मिले थे क्या क्या इसको सपोर्टिव है कि नहीं, जो हमने ऊपर पढ़ा रिपोर्ट में, तो इनका ध्यान देना पड़ेगा। सर क्या थे 6 स्टेप्स, बहुत आंख बंद करो। इनिशियलाइजेशन, सर क्या क्या थे बताओ। इनिशियलाइजेशन, बैकपैक करना पड़ेगा, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, मोटिव क्या है, पर्पस क्या है। फिर सर डेवलप ए प्लान, क्लाइंट से मीटिंग डिस्कस करके एक प्लान डेवलप करना है कि हाँ हम इस वे में अपना काम आगे बढ़ाने वाले हैं। तीसरा क्या हुआ, एविडेंस कलेक्ट करना। चौथा क्या हुआ, परफॉर्म द एनालिसिस, मान लो इकोनॉमिक डैमेज हुआ तो डैमेज कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। फिफ्थ क्या हुआ, सब कुछ बना के छोड़ दो, नई रिपोर्टिंग बनाओगे। एंड सिक्स, कोर्ट प्रोसीडिंग, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन है, फ्रॉड है, सस्पेक्ट हुआ है तो इसको कोर्ट में लेके जाएंगे, कसम खिलाएंगे हाँ हमने जो इन्वेस्टिगेशन किया है इसकी रिपोर्ट को कंक्लूसिव एविडेंस के साथ, सपोर्टिंग के साथ साथ सबमिट करेंगे। सर 8 नंबर, एबीसी लिमिटेड लिस्टेड कंपनी हैविंग टर्नओवर 50 करोड़, ठीक है, बाय इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन एट न्यू बिल्डिंग हैविंग टोटल एडिशनल प्रोजेक्ट ऑफ 20 करोड़। 10 करोड़ बिल्डिंग में, 8.5 करोड़ मशीनरी में, 1.5 करोड़ वर्किंग कैपिटल, टोटल 20 करोड़। प्रोजेक्ट गेट इंप्लीमेंटेड इन 22-23 एंड वन द अकाउंटिंग रिपोर्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर सम सस्पिशियस ट्रांजैक्शन नोटिस इन परचेज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग में जो मटेरियल लगा 10 करोड़, इसमें कुछ सस्पिशियस लगा, तो वेदर गेट ऑडिट और फॉरेंसिक अकाउंटिंग। अब देखो ऊपर वाला ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन, यहाँ बोला ऑडिट और फॉरेंसिक अकाउंटिंग। अरे सर ऑडिट वाला तो सेम आपको लिखना है, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रू एंड फेयर व्यू, सब्सटेंसिव एंड कंप्लायंस, मतलब सैंपल बेस, ऐसे 530 पढ़ा होगा आपने, सैंपल बेस वाला आपको कलेक्ट करना पड़ता है। आप सबका तो नहीं कर सकते ना, एज सैंपल ही उठाओगे। नॉर्मली फॉर अकाउंटिंग पीरियड, ईयरली, क्वार्टरली, एनुअली, ठीक है। कुछ आपको कभी कभी सुनते होगे कि हाँ यहाँ पे आपने WR ले लिया, ठीक है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया, मैनेजर रिप्रेजेंटेशन ले लिया कि हाँ यहाँ पे आपको स्टॉक के रिगार्डिंग। अब देखते होगे बहुत सारा टैक्स ऑडिट में रिपोर्ट आता है कि क्लोजिंग स्टॉक 3 करोड़ समथिंग का है। अब वो बोल रहा है कि यार मेरे सबसे परफेक्ट है, तो आप लिख देते हो कि यहाँ पे हमने मैनेजर रिप्रेजेंटेशन ले लिया कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि परफेक्ट है, ठीक है। ऑफ बैलेंस शीट आइटम, सर ऑफ बैलेंस शीट आइटम क्या हुआ, लाइक कि कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया कि आपने अगर मान लो किसी के साथ इंटर किया कि आप 50 करोड़ का डील कर रहे हो, तो 50 करोड़ का मान लो ट्रेड रिसीवेबल पेबल ये सब चल रहा है, बट उसके रिगार्डिंग अलग से और क्या चेक कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट, उसके डीड्स, उसके मतलब डॉक्यूमेंट्स, पॉलिसी। कुछ एडवर्स फाइंडिंग्स हो गया तो नेगेटिव ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन देके खत्म कर सकते हो। यहाँ पे सेम एज इट इज इन्वेस्टिगेशन का आपको ज्ञान थोड़ा देना है, ठीक है। विद द फ्रॉड एज मतलब यूजुअली टेकन इन प्लेस इन बुक्स, ठीक है, फ्रॉड एक्चुअली में हुआ है यहाँ पे, टाइम का कोई लिमिट नहीं है, वहाँ भी यही चीज़ था। इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है। यहाँ पे रेगुलेटरी आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जामिन होता है, सेम है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, आपको रटना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको डील किया। देखो एक तो केस स्टडी वाला जो ड्यू डिलिजेंस है काफी इंपॉर्टेंट है, उसको देख के जाना कैसे भी करके। एंड अभी नेक्स्ट मैं एनबीएफसी का वीडियो डिस्कस करूंगा, तो सेम सारे वीडियो लास्ट में मर्ज जाएंगे। थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान दे रहा हूँ कि आपको समझा सकूं तो ये चैप्टर में पढ़ना क्या है, बिकॉज लॉजिकली भी मैं आपको भी चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके आप ड्यू डिलिजेंस ये सब करने वाले हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। चैनल में न्यू हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। एंड एलडीआर के रिगार्डिंग जो भी क्वेरी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप एलडीआर परचेज कर सकते हो एट नॉमिनल प्राइस 99 में, एंड ग्रुप आपको 249 299 ऐसे मिल जाएगा आपको वहाँ पे। अभी डिस्काउंट कूपन है 249, अदरवाइज 299 में ग्रुप 1 है, ठीक है। ग्रुप 2 भी आपको वहाँ पे एलडीआर अवेलेबल है, तब जाके ले सकते हो। बोथ ग्रुप भी है, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी। मेंटरशिप बैच आफ्टर रिजल्ट स्टार्ट होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग आप इनरोल कर सकते हो। ऐसा ही टारगेट्स, ग्रुप डिस्कशन, टेस्ट, यूनिट टेस्ट, फुल टेस्ट, एलडीआर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब लास्ट डे रिविजन, प्लानर और सब कुछ मिलने वाला है। जूम मीटिंग भी होगा, कुछ चैप्टर के डिस्कशंस भी करूंगा, एमसीक्यू टेस्ट भी लूंगा। तो मेंटरशिप बैच तो फुल ऑफ एक्साइटमेंट, मजेदार तरीके से हम पढ़ते हुए बैच खत्म करते हैं एंड अच्छा रिजल्ट लाते हैं, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।